आज हम बात कर रहे हैं गले की बीमारी के बारे में। अक्सर आपके गले में जख्म हो जाते हैं या सूजन हो जाती है या फिर आपको अलग-अलग तरह की खाँसियाँ होती हैं। कभी-कभी हम कहते हैं कि कुकर खाँसी हो गई है, भौंकने वाली खाँसी हो गई है या फिर बहुत अलग-अलग तरह की खाँसियों के बारे में हम बात सुनते हैं। तो गले की जो बीमारियाँ हैं वो किस तरीके की हैं, इसके बारे में जानने समझने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार गले की कितनी प्रकार की बीमारियाँ हैं। डॉक्टर साहब, आपके पास अलग-अलग तरह के पेशेंट आते हैं, तो कितने प्रकार की खाँसियाँ इस वक़्त आपके सामने आ रही हैं? हमारे पास जो अभी मरीज आते हैं, उनमें हमें 2 तरह की खाँसी मिलती है। एक सूखी खाँसी मिलती है, एक बलगम वाली खाँसी मिलती है। जो सूखी खाँसी होती है, वो एलर्जिक कफ़ होता है या जो अभी कोविड इन्फेक्शन होके गया है, उसकी वजह से होता है, जिसको हम कोविड फेरिंजाइटिस बोलते हैं। और जो बलगम वाली खाँसी होती है, वो जब हमारे साइनस में कोई इन्फेक्शन होता है, बलगम पीछे गिरता है या फेफड़े में इन्फेक्शन होता है, तो उससे जो हमारा बलगम निकलता है, उसको हम बलगम वाली खांसी बोलते हैं। तो बेसिकली ये जो जैसा अभी आपने कोविड का ज़िक्र किया, कोविड के बाद किस तरह की खाँसी सबसे ज़्यादा आपके सामने आ रही है? पेशेंट किस तरह के सबसे ज़्यादा सामने आ रहे हैं? जो कोविड है उसके बाद हमारे पास जो सामने आ रहे हैं पेशेंट, वो सूखी खांसी के सामने आ रहे हैं। उनका गला भी सूखता है और उसके साथ साथ उनको कोई टेस्ट नहीं आता है खाने में और उनको अजीब लगता है खाना खाते हुए, क्योंकि उसके बाद सैलिवेशन कम हो जाता है फेरिंग्स में। तो खाने के साथ सलाइवा जब नहीं मिलता है, तो उसको गिटकने के लिए कुछ लोगों को तो पानी का सहारा या दूध का या दही का सहारा लेना पड़ता है, तब वो खाना नीचे जाता है। और ये कम से कम 1 डेढ़ साल तक ये परेशानी बनी रहती है और उससे खुश्की आ जाती है अंदर फेरिंग्स में। और जो खुश्की आने का कारण है, वो ये है कि जो अभी कोविड आया था, उससे छोटे-छोटे जो थक्के बनते हैं, उन्होंने उस रास्ते को फाइब्रोटिक कर दिया, फाइब्रोसिस हो गया है। तो वो फाइब्रोसिस होने के वजह से इतना उसमें सलाइवा नहीं बनता है। जी। अगर हम बात करें इसके शुरुआती लक्षण क्या हैं इस तरह के इन्फेक्शन के? जो ये इन्फेक्शन होता है, जो शुरुआती लक्षण है बिल्कुल एकदम वायरल फीवर जैसे लक्षण होते हैं, लेकिन उसमें कुछ ऐसे लक्षण सामने आ जाते हैं जैसे नाक से स्मेल का ना आना, ये या टेस्ट का ना आना, या कोई इस तरह का जो आता है, उससे हमें डाउट जाता है कि कहीं कोविड तो नहीं है। जब हम टेस्ट करते हैं, तो हमें पता लगता है कि ये इन्फेक्शन कोविड से संबंधित है। आरटी-पीसीआर जब करते हैं, तो उससे ये पता लग जाता है कि ये कितना एग्रेसिव है। सीटी स्कैन चेस्ट करते हैं, तो उसमें अगर इन्फेक्शन है, तो उसकी गंभीरता का पता लग जाता है कि ये इन्फेक्शन क्या जानलेवा हो सकता है या नहीं। इसके प्राथमिक उपचार क्या, घरेलू उपचार के बारे में यदि हम बात करें, आप तक पहुँचने से पहले वो घर पे क्या उपचार कर सकते हैं? जिन लोगों को ये वायरल फीवर जैसे वो लगते हैं, उनको बस ये देखना है कि क्या उनको 6-7 मिनट चल के साँस तो नहीं फूल रहा है। अगर उनको 6-7 मिनट चल के साँस नहीं फूल रहा है, तो वो अपना एंटीवायरल ट्रीटमेंट या कोई भी सिम्प्टोमेटिक ट्रीटमेंट इसके लिए ले सकते हैं। लेकिन जो 6 मिनट वॉक टेस्ट है, अगर ये इनका पॉजिटिव आता है किसी भी मरीज़ का, तो उसको इमीडिएटली डॉक्टर के पास आके मिलना चाहिए। जी। अगर हम इसके ट्रीटमेंट की बात करें डॉक्टर साहब, तो उसके ट्रीटमेंट में क्या-क्या प्रोसीजर हैं? किस तरह से इसका ट्रीटमेंट होता है? टेस्ट वगैरह जिसमें इंक्लूड हैं? उसमें जो ट्रीटमेंट है, पहले हम कोविड एंटीजन करते हैं, फिर आरटी-पीसीआर करते हैं। और अगर किसी को 6 मिनट चल के साँस फूलता है या साँस में दिक्कत आती है, ऑक्सीजन सैचुरेशन कम होता है, तो उसका हम छाती का सीटी स्कैन करते हैं। इसमें कुछ एंटीवायरल ड्रग्स हैं जो इस कोविड में काम करती हैं, उनको हम देते हैं। कुछ दवाइयाँ 5 दिन का कोर्स है,
कुछ दवाइयाँ 14 दिन का कोर्स है। उसको फिर अपनी बुखार की दवाई के साथ और जो और सिम्प्टोमेटिक ट्रीटमेंट है, जैसे किसी को उल्टी है तो उल्टी की दवाई, एसिड बन रहा है तो एसिड की दवाई, अगर बुखार है तो बुखार की दवाई, कमज़ोरी है तो कमज़ोरी की दवाई, उसके साथ उसको मिला के देते हैं। और उसका बीच-बीच में हम ऑक्सीजन सैचुरेशन टेस्ट करते रहते हैं। वो इसलिए कि इसकी एक होता है कोविड का कि ये सीधा छाती के में इन्फेक्शन पैदा करता है, जो जानलेवा हो सकता है। जी, जैसे भी आपने जानलेवा शब्द का इस्तेमाल किया, जानलेवा हो सकता है। तो मैं ये जानना चाहता हूँ ये बीमारी कितनी बड़ी गंभीर है? कितनी गंभीर बीमारी है ये? आज की तारीख में अगर हम देखते हैं तो किसके लिए गंभीर है ये बताना ज़रूरी होगा। जो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज़्ड पेशेंट हैं। इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज़्ड पेशेंट से मतलब ये है जिनकी शारीरिक क्षमता बिल्कुल कम है। उनमें अनकंट्रोल्ड डायबिटीज़ के पेशेंट आते हैं, उसमें ऑर्गन ट्रांसप्लांट के पेशेंट आते हैं, उसमें कैंसर के पेशेंट आते हैं और उसमें कुछ इस तरह की ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स हैं, आर्थराइटिस वगैरह हैं, इस तरह के पेशेंट आते हैं जो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज़्ड होते हैं। जो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज़्ड पेशेंट हैं, उनके लिए ये आज भी खतरनाक है और आने वाले समय में भी खतरनाक रहेगा। वो वैक्सीन लें या ना लें, उनको इससे बचना ही है। यदि हम बच्चों की बात करें तो बच्चों में ये बीमारी कितनी गंभीर हो सकती है? बच्चों में अगर हम 8 साल से कम बच्चों की बात करते हैं, तो उनमें एक थाइमस ग्लैंड होता है। वो खुद एंटीबॉडीज़ बनाता रहता है। तो 8 साल से कम बच्चों में इसका कोई ज़्यादा खतरा नहीं है, अनटिल अनलेस वो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज़्ड ना हो, जो अभी बीमारियाँ मैंने बताई। लेकिन 8 साल से बाद अगर बच्चों में वैक्सीन नहीं लगा है, तो उनमें ये उसी तरीके से जानलेवा हो सकता है इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज़ बच्चों में, जैसे ये बड़ों में होता है। तो उनका भी 8 साल से ऊपर वाले बच्चों का भी वैक्सीनेशन होना ज़रूरी है। जी। अंत में चलते-चलते इस तरह की बीमारी से निपटने के लिए हमें घर पे किस तरह की सावधानियाँ रखनी चाहिए या फिर रोज़मर्रा की ज़िंदगी में किस तरह की सावधानियाँ रखनी चाहिए? जो भी वायरल इन्फेक्शन है, वो भले ही कोविड है, इन्फ्लुएंजा है, ये कोई भी वायरल इन्फेक्शन है, उसका एकदम सिंपल तरीका है कि अपने आप को हमें आइसोलेट होना है। आइसोलेट होने के बाद हमें मास्क पहनना है और मास्क के साथ-साथ अपने हाथों को सैनिटाइज़ करना है और आइसोलेट तब तक रहना है जब तक हम एसिम्प्टोमेटिक ना हो जाएँ। अगर किसी के घर में इतनी स्पेस नहीं है, तो उसको अस्पताल में जाके आइसोलेट हो जाना चाहिए, क्योंकि ये सब एयरबॉर्न डिसीज़ हैं और जो हवा से फैलने वाली बीमारी होती हैं, वो अगर किसी बुजुर्ग को या ऐसे बच्चे को लगती हैं जो वैक्सीनेटेड नहीं हैं, तो उनको और ज़्यादा इन्फेक्शन होने का डर रहता है। इसलिए आइसोलेशन, इसमें सोशल डिस्टेंस, मास्क का पहनना और हाथों को सैनिटाइज़ करना, ये बहुत ज़रूरी है। जैसा भी आपने सुना दर्शकों कि आपको कोरोना की जो गाइडलाइंस हैं उनको अभी भी फॉलो करना है, मास्क पहनना है, ये बहुत ज़रूरी है। और यदि आपको कोई भी इस तरह के लक्षण दिखाई देते हैं तो तुरंत अपने डॉक्टर को दिखाएँ। डॉक्टर ब्रजपाल त्यागी से भी आप बात कर सकते हैं, क्योंकि यदि ज़रा सी भी लापरवाही आपने बरती तो ये बीमारी बहुत गंभीर हो सकती है और ये जानलेवा भी हो सकती है।